हेलो 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 एवरीवन। दूसरा वीडियो चैप्टर 1 का। हमने पिछली क्लास में चार्जेस के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हमने बेसिक बातें की थी कि चार्ज क्या होता है, ये चैप्टर बेसिकली क्या है, फिर चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज का यूनिट, चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की थी। आज ये दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का। इसका हम स्टार्टिंग करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट से, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो, समझो, अगर किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो पहले तो बेसिक चीज समझो कि चार्जिंग होती क्या है। मान लो ये कोई बॉडी है और हम कहते हैं ये नॉट चार्ज, ये चार्ज नहीं है, तो कभी कभी हमारे मन में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इस पे कोई भी चार्ज है ही नहीं। कहा ऐसा नहीं है, कहा नेट चार्ज मतलब जीरो को भी बोलते हैं कि ये बॉडी अनचार्ज्ड है, यानी इस पे जितना प्लस होगा चार्ज उतना ही इस पे माइनस चार्ज होगा, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कोई भी बॉडी जो है उस पे चार्ज नहीं होता है जब वो न्यूट्रल है, ऐसी बात नहीं है। मतलब चार्ज तो उस पर होता ही है, कोई भी बॉडी है तो उससे एटम्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, लेकिन ऐसा है कि हम कहते हैं कि नेट चार्ज जीरो है, जितना प्लस उतना ही माइनस। तो समझना कि अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं है तो ये मत समझ लेना कि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो हम जब कहते हैं चार्ज नहीं है, मतलब हम मोटा मोटी कहते हैं नेट चार्ज जीरो है। क्लियर हो गया। अब अगर किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है, तो इस पे या तो आप प्लस चार्ज लाके इस पे ऐसे डाल दो तो इस पे तुम्हारे प्लस चार्ज आ जाएंगे, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और दूसरा इंटरेस्टिंग तरीका क्या होता है कि अगर किसी बॉडी से हम नेगेटिव चार्ज को निकाल लें तो भी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दोनों बात होती है, या तो इसमें तुम पॉजिटिव चार्ज लाके डाल दो ऊपर से तो ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, या इसमें नेगेटिव डाल दो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इसमें से मैं नेगेटिव चार्ज को निकाल लूं बाहर तब भी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, या अगर मैं यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाल लूं तो ये फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये चार्जिंग के बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कहा हम चार्ज करते किसी बॉडी को कैसे हैं, तो कहा एक तो ये चार्ज डाल दो, हटा दो, पर ये कहने का है ऐसे चार्ज डाला नहीं जा सकता है। तो एक तो होता है फ्रिक्शन, कि किसी वजह से, जैसे बाल में कंघी करते हैं तो कंघी पे देखते हो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचना शुरू कर देता है, एक तरह से उस पर एक चार्ज आ जाता है जिससे कि वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचता है। तो फ्रिक्शन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे चार्जिंग को हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय कंडक्शन कह सकते हैं, यानी टच करवा के चार्ज करना। ये जो इंडक्शन है इसमें कोई भी फिजिकल टच नहीं होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, फिर भी कोई बॉडी प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव आप चार्ज कर सकते हो। वही तरीका को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसको मैं फिगर से समझाऊंगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे इसको हम चार्ज करेंगे किसी बॉडी को बिना टच किए, बिना फ्रिक्शन दिए। तो कहा भाई उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक मेटालिक स्फीयर लेंगे, न्यूट्रल, मतलब इस पे चार्ज तो है पर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। ऐसे समझ लो ये एक स्फेरिकल शेल है कंडक्टिंग, जो कि न्यूट्रल है, यानी नेट चार्ज जीरो है। अब क्या करो, इस कंडक्टिंग स्फीयर को एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे इसको रख दो। कोई वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, इस पे रख दो। इसलिए इस पे रख दो कि कोई भी चार्ज ग्राउंड और इसके बीच में ट्रांसफर अपने आप नहीं हो। उसको हमने एक तरह से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या किया, आइसोलेट कर दिया। इस पे कोई चार्ज फ्लो अब नहीं कर सकता है ग्राउंड और इसके बीच में। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे कि कहीं से एक चार्ज्ड बॉडी, कोई रॉड, मान लो इसको हमें नेगेटिव चार्ज करना है। कौन सा चार्ज, आप चलो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं। ठीक है, तो जो रॉड लाएंगे इसके पास में, इसमें टच नहीं करवाना है, उस पे आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो जो हम रॉड लेके आए वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब वो कहते हैं ना, वो फर से, वो एबोनाइट रॉड तो सिल्क से, वो आप देख लेना किसको किससे रब करने पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो करके आप इसके पास ले आना। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही हम किसी नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी को इस कंडक्टर के पास लाएंगे, ये क्या करेगा, इसके अंदर जो प्लस और माइनस आपस में मिक्स हैं
ये प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और कर भी लेगा। बहुत सारे प्लस जो पहले मिक्स थे आपस में, वो अब इस बॉडी के इस वाले साइड में आ गए, और चूंकि नेगेटिव है तो इसने बाकी नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर रिपेल कर दिया, यानी वो बॉडी के दूसरे पार्ट में चले गए। ठीक है, अभी ये चार्ज नहीं हुआ, अभी भी ये न्यूट्रल है, जितना प्लस उतना ही माइनस, अभी चार्ज हुआ नहीं है, लेकिन चार्ज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोलराइज हो चुके हैं। कुछ चार्ज पॉजिटिव इधर और कुछ चार्ज नेगेटिव इधर चले गए, इतना तो हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे, जैसे ग्राउंड कर, इसको बोलते हैं अर्थिंग करना, यानी ग्राउंड से हमने इसको अटैच कर दिया। अब देखो क्या होगा कि यहाँ से चूंकि नेगेटिव चार्ज इन चार्जेस को यहाँ से भगाने के फिराक में था, तो ये नेगेटिव चार्ज को एक रास्ता मिल गया, एक पाथ मिल गया। देखो ये इसकी वजह से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, तो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो भाई मजबूरी थी, तो ये यहाँ पे आकर अटक गए थे। अब जैसे ही हमने इनको एक पाथ प्रोवाइड किया, एक रास्ता प्रोवाइड किया भागने का, ये सारे नेगेटिव चार्ज अब भाग करके ग्राउंड यानी अर्थ में चले जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ से ऐसे समझो कि यहाँ से अब जा चुका है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो सारे ग्राउंड हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस वायर को यहाँ से हटा लो, इसकी भी कहानी खत्म करो। अब देखो भाई, इस प्लेट पे या इस कंडक्टर पे केवल पॉजिटिव चार्ज बचे हैं, सारे नेगेटिव को हमने यहाँ से ग्राउंड कर दिया, यहाँ से भगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये चार्ज हो चुका है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज जो न्यूट्रल, इसको वो न्यूट्रल चार्ज तो अब है नहीं जो करने वाला। अब भाई इसको यहाँ से हटा लो। अब इसको हटा लोगे तो क्या होगा, ये चार्जेस इस पूरे पे सिमेट्रिकली पूरे में ऐसे फैल जाएंगे, और ये आपका बॉडी जो है देखो बिना टच किए आपका प्लस चार्ज यानी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस टाइप से जब हम चार्ज करते हैं बिना टच करवाए, द मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसकी बात यहीं तक। अब सीधा अगले टॉपिक पर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका कूलम्ब्स लॉ, उसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉ कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये लॉ क्या कहते हैं, पहले लॉ लिखेंगे फिर इसको समझेंगे। कहा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द force between charges are proportional to प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, यानी चार्जेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। इसको लिख लो कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन चार्जेज, यानी दो चार्ज जो है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज, यानी Q1 इंटू Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी R का स्क्वायर, जो कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेज। अगर इसको ढंग से समझो फिगर के थ्रू, मान लो यहाँ पे आपका एक चार्ज है और यहाँ पे आपका दूसरा चार्ज है। ये आपका ले लो कैपिटल Q, इसको ले लो स्मॉल q, चलेगा ये भी। इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस जो है वो r है, और r जो है ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस है, ऐसा मान लो। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, यानी Q1 Q2, और जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का, स्क्वायर का, यानी 1/r स्क्वायर। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज Q1 इंटू Q2, या फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो भाई लिख सकते हैं दोनों को इकट्ठा कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों चीज यहाँ पे आ गया। तो इसी चीज को तो भाई हमने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो आप इस चीज को यहाँ पे अपने वर्ड्स में, अपनी भाषा में लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू
द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो भाई जो लिखा है वही फॉर्मूला है और जो फॉर्मूला है वही यहाँ लिखा है। आप जो भी समझो, फिगर में समझा ही दिया कि ये चीज क्या है। एक चार्ज यहाँ है, ये बिल्कुल सिमिलर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या था कि दो मास होते थे, एक m1 एक m2, डिस्टेंस वहां भी r ही लेते थे। तो जो हमारा फोर्स होता था वो क्या होता था, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि वहां पे ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां भी हम वही चीज करेंगे भाई, सेम चीज है, सेम बिहेवियर है। तो फोर्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे k लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बाकी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये बिल्कुल इनवर्स लॉ स्क्वायर है जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में था। वहां पे मास था, यहाँ पे चार्ज है, इतना फर्क है। वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था बट ये यूनिवर्सल होता था, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती थी। ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है भाई, इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। तो ये ध्यान रखना भाई, जो ग्रेविटी में जो जी था वो यूनिवर्सल था, यानी वो हमेशा कांस्टेंट जो था वो हमेशा एक ही रहेगा। वैल्यू 6.67 10 का पावर -11, याद है ना। चाहे अर्थ हो, मून हो, जुपिटर हो, स्टार हो, कुछ भी हो, ये वैल्यू कांस्टेंट थी। जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, जिस k को बेसिकली हम लिखते हैं, मेन देखो ये होता है 1/4 पाई, और बिल्कुल नई चीज आपके लिए एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी इसको बोलते हैं, अभी इस पे बात करेंगे। तो ये जो हमारा k का वैल्यू है ये वैक्यूम के लिए है। अगर मीडियम बदल देंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये परमिटिविटी का वैल्यू बदल जाएगा। तो ध्यान रखना, k थोड़ा लोकल टाइप का कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल है, ये लोकल टाइप का कांस्टेंट है। डिपेंड्स ऑन द मीडियम दैट इज बिटवीन द टू चार्जेज, यानी इस चार्ज के बीच में जो मीडियम है, यहाँ पे एयर है कि वाटर है कि तुम्हारा वैक्यूम है कि यहाँ पे प्लास्टिक रखा हुआ है कि यहाँ पे वुड रखा हुआ है, क्या इन दोनों के बीच में मीडियम है। बीच में जो पार्टीशन कह सकते हो, वो पार्टीशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन दोनों के बीच के फोर्स का। ग्रेविटी में वो बात बिल्कुल नहीं थी, ग्रेविटी में मीडियम का कोई रोल ही नहीं था। तो मैं साथ साथ दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन भी ना हो और थोड़ी सी आपकी नॉलेज भी बढ़े। एनीवे, तो यही आपका कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज k Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर r का। और जहाँ k जो है वो एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, चूंकि नॉट लगा दिया है तो फ्री स्पेस या वैक्यूम कह सकते हो। एयर का भी ऑलमोस्ट यही वैल्यू होती है, कितने होते हैं 8.85 10 का पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका वैल्यू ये होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नहीं 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 नहीं, इसका उल्टा, ये तो के का हो जाएगा ये, क्योंकि ये एप्सिलॉन नीचे है। तो जो यहाँ पे होगा पर न्यूटन, ऐसे लिख दो माइनस और यहाँ पे प्लस कर दो, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई ध्यान रखना, तो परमिटिविटी है, नाम से ही क्लियर है कि मीडियम जो है वो कितना फोर्स एक दूसरे पे परमिट करता है, अलाउ करता है, कुछ इस टाइप का सेंस आता है इससे। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि मीडियम भी डिसाइड करता है कि दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा। चार्ज बड़ा छोटा जो भी है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बीच का सेपरेशन r तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ मीडियम भी इंपॉर्टेंट है कि मीडियम बताएगा कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितना फील्ड, कितना फोर्स होगा। अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे, चार्ज वही है, सेपरेशन वही है, बट फोर्स बदल जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रेविटी में ये चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्स लॉ में ये चीज़ है।
तो परमिटिविटी भाई इस चीज को याद रखना, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नीचे लगा ये तो नॉट, एप्सिलॉन नॉट। केवल ये लिखा रहे तो बोलेंगे एप्सिलॉन, यानी मीडियम कुछ भी हो सकता है। अगर इसके नीचे लगा दिया ये लड्डू तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये केवल वैक्यूम के लिए यूज होगा या एयर के लिए, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट एक ही होता है। तो एप्सिलॉन नॉट यानी वैक्यूम या एयर, अगर केवल ये लिखा हुआ है तो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। वैल्यू मैंने बता दी नॉट की ये होती है। तो अब इस पे सिंपली आपको ऐसे Q1 Q2 गिवन रहेगा, नीचे R गिवन रहेगा, तो आपको फोर्स निकालने के लिए पूछ सकता है। तो चलते चलते इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं NCERT वाला न्यूमेरिकल। तो NCERT का बढ़िया न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक सीखने के लिए। फिगर नहीं था, फिगर हम बना रहे हैं। कहा कि दो चार्ज हैं, एक है 2 × 10⁻⁻7 कूलम और एक है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। दो चार्ज है और इनके बीच का जो सेपरेशन ये R है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान रखना सेंटीमीटर है। आगे इसको यूज करेंगे तो मीटर्स में बदलना ही पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, R में जो भी लिखा रहता है सेंटीमीटर हो मिलीमीटर हो, वो इसको चेंज नहीं करते हैं मीटर्स में और गलती हो जाती है। ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में होता है। तो ये हो गया इतना मीटर, 10⁻⁻2 30 इंटू, ठीक है। अब कहा भाई इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, सिंपल। और मीडियम जो है आपका वैक्यूम ही है, यानी मीडियम आपका कुछ अलग मीडियम नहीं है। तो फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2/R²। अच्छा, मैंने K का आपको ये तो बता दिया, K एक्चुअली लिखा नहीं जाता है, लिखना गलत है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट चक्कर में सब लोग लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे होता है, K मतलब ये होता है, यानी अच्छी किसी भी बुक में आपको लिखा रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। बात समझो, लेकिन हम थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के चक्कर में K लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो K तो ये चीज़ होती है और हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो पता है, मैंने बता दिया था अभी, इतना इसका वैल्यू होता है। यूनिट तुम्हारा क्या हो जाता था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर माइनस कूलम, कुछ ऐसे ही होता था, है ना, जो भी है देख लेना। तो हमने इसकी वैल्यू दे दी थी, तो K का वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो भाई ये तो बड़ा लंबा चला जाएगा। तो इसका जो वैल्यू रेडीमेड होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी ये 9 × 10⁻9, ये इसको आप यूज कर सकते हो बिल्कुल रेडीमेड। तो देख लो, तो हमने अब इस लिख लिया इस फॉर्मूला को। अब भाई सबकी वैल्यू पुट करो, तो ये इसका तो वैल्यू हो गया 9 × 10⁻9 Q1 2 × 10⁻⁻7 और ये Q2 हो गया 3 × 10⁻⁻7 और R² भाई ध्यान रखना सेंटीमीटर्स वाला। तो ये हो गया 30 × 30 इंटू, मैंने इकट्ठा ही कर दिया इसका स्क्वायर, तो -4, ठीक है। अब देखो ये -4 चला गया तो यहाँ पे मेरा -3 बचा कट के, ये 1 0 चला गया तो यहाँ पे मेरा 7 बचा 10⁻7, ये 3 और ये 3 कट हो गया, ये 3 यहाँ पे बचा 3, तो 3 दूनी 6 इंटू 10 का, ये देखो +7 -7 ये भी कट हो गया, तो 10⁻−3 न्यूटन, यही आपका आंसर। तो बड़ा ही आसान होता है, आप ढंग से समझ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अब अगली वीडियो में, थर्ड वीडियो में बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। देखो एक एक टॉपिक को बिल्कुल ऐसे ही प्यार से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में जा करके। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे और ऐसे ही इधर बिल्कुल समझ करके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आई होप आप समझा। अगली वीडियो में आपसे फिर